ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ते सिन्धवः माध्वेन सन्तोषधिः मधुनक्तो मुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्योरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिः मधुमासूरः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शुभ संध्या। आप सभी को, सज्जनों को, विद्वानों को मेरा सादर अभिवादन, अभिनंदन। आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं सरस्वती निकेतन के जो संस्कृतांतर विक्षा पैराय होता है, इस पैराय में इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस क्रम में आज हम सब के साथ जुड़े हुए हैं हम सबके सुविदित आदरणीय डॉक्टर गीता शुक्ला महोदया जी और महोदया जी का एक संक्षिप्त परिचय देने हेतु हम सबके साथ जुड़े हुए हैं परम पूजनीय डॉक्टर विपिन कुमार झा गुरु जी। मैं सर्वप्रथम कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इसी के साथ मैं कार्यक्रम में आदरणीय महोदय जी का परिचय समेत यहाँ पर अपना उद्बोधन समर्पण करने के लिए आदरणीय गुरु जी को सविनय अनुरोध करती हूँ। ओम नमो नमः। धन्यवाद सागरिका। यह कार्यक्रम 15 सितंबर 2020 से प्रारंभ किया गया, जिसमें कि इसको हम सेशन 1 सेशन 2 के नाम से रखा है हमने, क्योंकि मध्य में कुछ अंतराल रहा। फिर से इसको प्रारंभ किया गया है आप लोगों के बदौलत, जितने यहाँ पर उपस्थित हैं उन सब की बदौलत ही हम फिर से प्रारंभ किए। बीच में मध्य में गैप हुआ था। इस द्वितीय जो सत्र है, द्वितीय जो सेशन है, इसमें आज हमारे समक्ष डॉक्टर गीता शुक्ला महोदया हैं। उनका परिचय भी हम प्रस्तुत करेंगे। उससे पूर्व कार्यक्रम के संदर्भ में कुछ जो जानकारी है वह आप सबसे हम शेयर करना चाहेंगे। इसमें प्रथम सत्र जो हुआ था यह 15 सितंबर 2020 को हुआ था, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह सत्र जब प्रारंभ किया गया था तो एक व्यापक स्तर पर एक नवीन विधा के रूप में यहाँ पर हम सभी के समक्ष यह उपस्थित था, जिसमें कि कुछ विद्वान जिन्होंने आजीवन संस्कृत के लिए अपना योगदान दिया है उन सब का लिया गया था साक्षात्कार। यह साक्षात यहाँ पर जो साक्षात्कार लिया जाता है उसका वैशिष्ट्य इस तरह से है कि संस्कृत क्षेत्र में जिन्होंने कार्य किया है वैयक्तिक स्तर पर मुख्य रूप से, वह संस्कृत के विद्वान हो या संस्कृत के विद्वान न हो या किसी अन्य क्षेत्र के विद्वान हो, अगर उन्होंने भारतीय संस्कृति और संस्कृत के संदर्भ में योगदान दिया है समाज के लिए, उनका यहाँ पर हम साक्षात्कार लेते हैं। उसका उद्देश्य यह होता है कि अन्य जो व्यक्ति हैं, अन्य जो युवा है, वह उनसे प्रेरित हो सके और संस्कृत के लिए कुछ कटिबद्ध हों, कुछ संकल्पित हों, जो कि हम आगे समाज को क्या दे रहे हैं, क्या दे सकते हैं, क्या हमारी सामर्थ्य है, उसके अनुरूप हम आगे बढ़ें। इसमें एक और लक्ष्य निहित है, क्योंकि कोई कार्य करना चाहता है
और संसाधन का अभाव है या किसी अन्य तरह का अभाव है, तो उसे सहयोग करने के लिए भी हमारा समाज उनका उस व्यक्ति का साथ दे, ताकि संस्कृत और भारतीय संस्कृति का उन्नयन निरंतर होता रहे। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए प्रथम जो हुआ था 15 सितंबर 2020 को 7:30 से 9:05 PM, इसी जिस समय में हम लोग हैं उसी समय में ये रखा गया था, क्योंकि इसमें देश विदेश के विद्वान जुड़े हुए थे। इसमें कि आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है, वह फ्लायर रखा हुआ है जो इस समय में जो ये दिया गया था। इसमें कुछ विद्वान इस तरह के थे जो संस्कृत फील्ड के नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको हम यहाँ पर बुलाए और उनका सत्कार करते हुए उनके बारे में जाना और उन्होंने क्या क्या कार्य किया है ये देखा। और ये सभी ऑन रिकॉर्ड है, वो आप यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। उस समय तक हमने एक व्यवस्था इस तरह की रखी थी, जो कि एक व्यक्ति का साक्षात्कार लेते थे और कुछ प्रश्न पूछते थे और उनका उत्तर मिलता था हमें। लेकिन इस बार इस सीजन में हमने क्या किया है कि इसको थोड़ा मॉडिफाई किया, इसको परिवर्तन करते हुए इसमें इस तरह का रखा, जो कि एक साथ अलग अलग व्यक्ति जो हैं वो अलग अलग दृष्टि से उनसे प्रश्न, अपनी जिज्ञासा को रखें, प्रश्न यहाँ पर कहना ठीक नहीं रहेगा, जिज्ञासा को रखें, और उस जिज्ञासा के माध्यम से जो उत्तर हमें मिलता है, जो उसका परिपुष्टि मिलती है, वह हमारे लिए, जो भावी पीढ़ी जो संस्कृत के लिए आगे कटिबद्ध होने जा रहे हैं, उनके लिए वह पाथेय सिद्ध हो, इस तरह का है। तो इस तरह हमने प्रथम बार जब किया था तो उसमें मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, कंबोडिया से छात्र अध्यापक थे, और इनके जो इंटरव्यूअर जो रहे थे वो भी उसी तरह के विद्वान रहे थे, जैसे आप देख रहे हैं, जो कि यहाँ पर प्रज्ञा जी का जो साक्षात्कार लिया गया था, वहाँ पर आचार्य सुमन जी थे। इसी तरह अलग अलग विद्वानों ने लिया था। तो एक बहुत ही बेहतर कार्यक्रम रहा और बहुत कुछ हमें उसमें प्राप्त हुआ, जो आप भिन्न भिन्न वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे। आज जो हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत है, जिनका हमें मार्गदर्शन मिलेगा आज, उनके संदर्भ में हम बहुत कुछ क्या कह सकते हैं। वस्तुतः कहा जाता है, जो कि नैषधीय चरितम में संदर्भ प्राप्त होता है, जो कि जितने भी विरोधी राजागण थे, विरोधी राजागण का अभिप्राय जो अकर्मण्य जो थे, वो सभी उनके भय का अभिप्राय यहाँ पर उनके आतंक से नहीं, वो इतनी कर्मठता उनमें थी जिसके कारण से उन्होंने विरोधिता छोड़ दी। क्योंकि वस्तुतः होता क्या है कि जब आप कोई कार्य करते हैं तो जो अकर्मण्य होता है समाज में, वह भी आपके कार्यशैली को देख करके धीरे धीरे उस पक्ष पर पहुंचता है, और वो भी अपने जो वह विरोधिता की प्रवृत्ति है, अकर्मण्यता की प्रवृत्ति है, उसको वह छोड़ देता है। तो इस तरह के जो राजा नल के संदर्भ में कहा गया है, इसी तरह के हमारे आज के जो अतिथि कह सकते हैं, अतिथि तो नहीं, पारिवारिक सदस्य ही है, लेकिन आज जो औपचारिक रूप से अतिथि के रूप में है, इनमें भी इस तरह का यह एक विशेष गुण है, जिससे कोई भी बिना अछूता नहीं रह सकता है। क्योंकि जब हम प्रारंभ में इनका पत्रक वगैरह आता था, तो एक सामान्य अध्येता के रूप में, सामान्य लेखक के रूप में हमने इनको देखा। लेकिन धीरे धीरे हमने ये देखा, जो कि हर विषय वस्तु को लेकर के इतना सहज और विषय वस्तु के प्रति इतना गंभीर, और हमेशा जो अपने अनुजा है उनको प्रेरित करने का जो इनका स्वभाव है, वह दुर्लभ होता है। खास करके विद्वान और सहज होना, ये कभी कभार लगता है कि विपरीत गुण है। तो खैर, हम उन सब पर नहीं जाएंगे, इनका संक्षिप्त हम यहाँ पर परिचय उपस्थापित करना चाहेंगे जितने भी श्रोता हैं उनकी दृष्टि से। ये वर्तमान में संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं। इनका कार्य क्षेत्र जो है वह भगवान दीन आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय लखीमपुर खीरी है।
जो कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध है। और ये इससे पूर्व यह लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध रहा है। इसके साथ साथ इनका जो अध्यवसाय यात्रा है, ये तो अभी हम इनके मुख से, श्रीमुख से सुनेंगे। इनका जो ग्रंथ रहा है वह दर्शन, साहित्य और भारतीय ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों से ओतप्रोत रहा है। तर्क भाषा पर इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा है। इसी तरह भारतीय दर्शन, विशद विवेचन, संसद वाङ्मय में पारंपरिक ज्ञान विज्ञान, इस तरह कर इनका अनेक ग्रंथ और अनेक शोध पत्र जो है वह भारतवर्ष की प्रसिद्ध पत्रिकाओं में इनके प्रकाशित रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये जो ऑल इंडिया ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस आदि जो प्रसिद्ध जो संस्था और कार्यक्रम रहे हैं उनसे संबद्ध ये रही है। और इस तरह इनका हम विवरण जो हमने देखा है वो इतना लंबा चौड़ा है, जो कि वह अभी जो चर्चा करेंगी उन्हीं में कुछ न कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और विस्तृत विवरण हम शेयर कर देंगे स्लाइड के माध्यम से, संपूर्ण वीडियो जो होगा वहां पर। तो इतना कुछ के बाद यह मेरा व्याख्यान न बन जाए, इसलिए मैं साक्षात अब पहुंचता हूं यहाँ पर, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो उत्सुकता होती है, जिज्ञासा होती है श्रोताओं में, जो कि आपकी जो अध्यवसाय यात्रा रही है वह जानने की। तो आप यहाँ पर हम सबसे साझा करें, जो कि आप की अध्यवसाय यात्रा किस तरह रही है, कहाँ से प्रारंभ करके किस तरह आज इस मुकाम तक आप पहुंची हैं, और इसके संदर्भ में हम सबसे चर्चा करें। महोदय। धन्यवाद। संस्कृता में भवेद वाणी, संस्कृतो में भवेद मनः, संस्कृतम में भवेद कर्म, संस्कृतम मम जीवनम। मेरा जन्म सन 1965 में एक पढ़े लिखे सुसंस्कृत शिष्ट परिवार में लखीमपुर जनपद में ही हुआ था। मेरे पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, प्रत्युत विद्यालय निरीक्षक के पद पर। बेटियों में मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मेरा लालन पालन अत्यंत प्यार और सुसंस्कारों के साथ हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्राइमरी स्कूल में हुई थी, लेकिन उसका मुझे यह लाभ मिला कि यह गर्भोक्ति नहीं है, परंतु देवनागरी लिपि में लिखा हुआ कोई भी शब्द मैं शुद्ध लिखती हूँ और उच्चारण कर सकती हूँ किसी भी तरीके से। प्राय देवनागरी लिपि में जो रा है, सा है, शा और छा, इस तरीके की तो ये जो नींव है वो बहुत सुदृढ़ रही। इसके पश्चात जो मेरी माध्यमिक शिक्षा हुई इंटर तक, वो सीतापुर में हुई, चूंकि मेरे पिता का जो कार्य था वो स्थानांतरण वाला था। तो सीतापुर में मैंने 6 से इंटर तक आर्य कन्या इंटर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात जो उच्च शिक्षा, जिसमें हिंदी और संस्कृत विषय में परास्नातक, बीएड और पीएचडी मैंने छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के नाम से जो अब जाना जाता है, वो उस समय कानपुर विश्वविद्यालय के नाम से था, तो वहां से मेरी उच्च शिक्षा हुई। और 1 मार्च 1988, संयोग आज भी 1 मार्च है, 1 मार्च 1988 से मैं अनवरत भगवान भिनारी कन्या महाविद्यालय, जो कि लखीमपुर जनपद का एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय है, इसमें 1 मार्च 1988 से अब तक कार्यरत हूँ। बस यही मेरा जो है जन्म से और अब तक का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। आपके श्रीमुख से
ये आपका एक व्यक्तिगत परिचय जो प्राप्त हुआ है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी मैं अनुरोध करना चाहती हूँ आदरणीय डॉक्टर दीपिका महोदया जी को कि वो अपना प्रश्न उपस्थापन करें। सर्वप्रथम गुरु माँ के चरणों में सादर प्रणाम। वस्तुतः आपकी जो अध्यवसाय यात्रा रही है उसको सुनकर मेरे मन में भी कतिपय प्रश्न जो है वो झनकृत होने लगे हैं, जो हमें अधिक और जानने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। महोदया जी, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सफलता से पूर्व अपने बहुत सारे पड़ाव होते हैं, क्योंकि एक उच्च महल के निर्माण में परिश्रम, त्याग, निष्ठा, संघर्ष आदि से नींव को भरना पड़ता है। तब वह कहीं जाकर अपने अंतिम रूप को प्राप्त होकर सौंदर्य का प्रतिमान बनता है। जीवन की सफलता के पृष्ठभाग में भी इसी तरह त्याग, संघर्ष, असफलता से होने वाले अवसाद और विविध मनःस्थिति जिनमें निहित हैं, उनमें से आपने अपने जीवन में इन विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी ध्येय प्राप्ति हेतु किन आधारों को, आदर्शों व नियमों का अनुसरण किया है, और वर्तमान समाज में इस अवसादग्रस्त मानसिकता से ग्रसित जो छात्रगण हैं, ज्ञान पिपासु हैं, उनके लिए आप आदर्श व नियमों के अनुपालन हेतु मार्ग प्रशस्त कर हम सभी को कृतार्थ करें, यही हमारी जिज्ञासा है। दीपिका जी, संस्कृत विषय होने के नाते मैं तो ये कहूंगी कि गीता और उपनिषद दो की शरण में जा करके आप हर समस्या का समाधान तलाश सकते हैं। क्योंकि एक बात अभी आई कि अवसाद, तो अवसाद से ग्रस्त क्यों होना, और अवसाद से ग्रस्त होने के पीछे क्या कारण होते हैं, और अवसाद तो बहुत ऊपर की विकृत मानसिक स्थिति हो जाती है और उसका परिणाम आत्महत्या तक जाता है। तो अगर हम संस्कृत में श्रीमद् भगवत गीता की शरण में जाएं तो पाते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगामा पाइनो नित्यां तान तितिक्षसु भारत। ये सब क्षणिक होते हैं। चक्रवत परिवर्तनते सुखानि दुखानि च, तो दुख और सुख तो जीवन में आते जाते हैं, विघ्न बाधाएं आती जाती हैं। उनके लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र मैं दे सकती हूँ वो मुझे ये समझ में आते हैं कि माता पिता यानी अभिभावक या भाई बहन या गुरु, यानी जो भी कोई भी अपना मित्र, जो भी अपना शुभचिंतक हो, यदि कोई जीवन में कठिनाई है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसको साझा करना चाहिए उस व्यक्ति से, जिससे कि उसका उचित समाधान मिल सके। और निश्चित रूप से जीवन में एक दो व्यक्ति जरूर ऐसे होते हैं जिनसे कि आप अपनी समस्या का समाधान करके निकलना, आपको अपने ही स्वयं ही निकलना होता है उस अवसाद से, लेकिन हाँ, मार्गदर्शन जो है वो इनमें से कोई ना कोई अवश्य कर सकता है। वैसे तो माता ही परिवार में सर्वप्रथम सबसे अधिक समय माता के साथ में बीतता है, तो माता से बढ़कर के कोई बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर माता से कहने में अपनी बात को कहीं कोई कठिनाई आती है तो गुरु भी मातृवत होता है। तो वहां पर आप और उस अवसाद तक आने ही ना पाए अपना, उसके लिए एक तो अपना कार्य समय पर करना चाहिए, क्योंकि अवसादग्रस्त या तनावग्रस्त कब होते हैं, जब काम पूरा नहीं होता है। तो समय पर कार्य करना चाहिए, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे कोई भी अन्य कार्य हो। शिक्षा के क्षेत्र में है तो सतत अध्ययन और अभ्यास ज्ञान प्राप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, नहीं अनिवार्य है कि सतत अध्ययन और अभ्यास से ही अपने ज्ञान पिपासा का शमन किया जा सकता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है जिज्ञासा, क्योंकि जिज्ञासा के बिना तो ज्ञान की प्राप्ति संभव ही नहीं है। शिष्यत्व के तो मूल में जिज्ञासा प्रमुख है। अर्जुन भी जिज्ञासु बनकर ही भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख गया था, और वो जिज्ञासा चाहे गुरु के समक्ष रखी जाए, चाहे स्वयं उसका एक और भी तरीका है, जैसे वेदांत दर्शन में नहीं है कि दो मार्ग हैं, तो या तो स्वयं
आप जो है उसका खोजी प्रवृत्ति अपनी अनुसंधानात्मक या गवेषणात्मक शक्ति के द्वारा उसका स्वयं ज्ञान प्राप्त कर ले। अब उसको भी प्राप्त करने के दो तरीके हैं। तो पहले के जमाने में तो इतनी चीजें नहीं थी, पुस्तकें ही एकमात्र माध्यम हुआ करती थी। आज तो मैंने इंटरनेट पर सर्च करके, यूट्यूब से सर्च करके भी बहुत चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। लेकिन हमारा जहां तक विचार है, आज भी पुस्तकों से बढ़कर अच्छा कोई मित्र नहीं होता। हार्ड कॉपी से पढ़ने का जो अपना आनंद है वो अलग ही है। तो अच्छा साहित्य पढ़ें, समय से अपने कार्यों को पूरा करें और सतत अध्ययन और अभ्यास करते रहें, तो अवसाद में जाने की स्थिति नहीं आएगी। फिर भी किन्हीं परिस्थितियों के चलते यदि ऐसा होता है तो किसी शुभचिंतक से मार्गदर्शन ले ले और निश्चित रूप से आप इस अवसाद से, इस तनाव से निकल सकेंगे। पहली बात तो जाएंगे ही नहीं उसमें, और अगर जाते हैं तो बहुत जल्दी उससे बाहर भी आ जाएंगे। जी अवश्य। भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने इसी उद्घोष को दोहराया है। और भगवत गीता में अन्यत्र भी मिलता है कि सुख दुखे समीकृता लाभा लाभो जया जयो। इस समत्व भाव तथा महोदया के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग के पालन से जीवन में संयमित रहते हुए सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी। बहुत उत्तम रीति से, उत्तम विधा से ये जो आदरणीय दीपिका जी का एक प्रश्न था, उस प्रश्न का समाधान करते हुए हम सबको उपकृत किए हुए हैं। अभी मैं अपने अंतःस्थल से एक प्रश्न उत्थापन करना चाहती हूँ कि महोदया जी, संप्रति देखा जाता है कि आधुनिक जो एक आनुष्ठानिक शिक्षा व्यवस्था है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले गुरुकुल व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था में तो संस्कृत अनिवार्य के रूप से ही जितने सारे शास्त्र थे उन शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करवाया जाता था। परंतु संप्रति देखा जाए तो एक जो पाश्चात्य एक प्रभाव पड़ा हुआ है, उसके संदर्भ में अगर जो देखा जाए तो यहाँ पर जो समाज में या फिर जो आनुष्ठानिक शिक्षा व्यवस्था में संस्कृत अध्ययन के प्रति छात्रों में एक अनीहा पैदा हो रहा है, और जो हम सब के लिए क्षतिकारक होता जा रहा है। और अभी मैं ये प्रश्न एक उत्थापन करना चाहती हूँ कि छात्रों में अधिक रुचि वर्धन के लिए अगर आप कोई व्यवस्था यहाँ पर अपनाना चाहेंगे तो वो कौन सी व्यवस्था है जो अपनाते हुए छात्रों में हम सब रुचि वर्धन कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है सागरिका जी। ये मैंने अपने कार्यकाल के दौरान अनुभव किया है कि वर्तमान समय में जो छात्र है, और पीढ़ी परिवर्तन होते देखा है कि जो वर्तमान में छात्र है उसका अध्ययन के प्रति रुचि वैसी नहीं रही है जैसी एक समय में हुआ करती थी। तो उसके कुछ बहुत से और भी कारण हैं, जिसमें राजनीतिक कारण भी, सामाजिक कारण भी आते हैं, पर उनमें मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि वो कारण नहीं बदल सकते। लेकिन जो अपने हाथ में जो कारण है उनका निवारण निश्चित रूप से किया जा सकता है। तो मुझे जो चीजें समझ में आती हैं आपके प्रश्न के उत्तर के रूप में, वो ये चीजें हैं कि जब कोई चीज बहुत कठिन लगती है तब वो रुचिकर नहीं लगती है। तो पहले तो उसको, उसकी काठिन्य को, उसकी कठिनता को सरलीकरण उसका किया जाए, थोड़ा सरल रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसे रोचक बनाकर प्रस्तुत किया जाए। जैसे एक उदाहरण में बताऊंगी कि जैसे अरुंधति नक्षत्र न्याय है। अब न्याय तो वैसे ही बहुत कठिन चीज है, तर्क भाषा में आता है, तो उसको क्या करते हैं कि किसी और रूप में उसको थोड़ा लौकिक उदाहरण दे करके जब समझा लेते हैं, सरल हो जाता, फिर उसको बता देते कि ऐसे ही 7 तारों के बीच में एक तारा है। और दूसरी चीज है कि इसको स्वयं करके भी दिखाना पड़ता है कई बार, रोचकता उत्पन्न कर। जैसे कोई संवाद अगर साधारण पढ़ा जाए तो वो बात तो संस्कृत का कठिन ही लगता है, लेकिन अगर उस, मान लो नाटक पढ़ा रहे हैं, उसमें कहीं पर कोई संवाद ऐसा आता है, तो अगर उस संवाद को उतार चढ़ाव, उदात्त अनुदात्त के साथ वैसे ही बोल करके अगर इसका अभिनय करोगे तो ऐसे होगा बोल के, तो उसमें छात्राओं को भी लगता है, हमारा जो महाविद्यालय जो है वो छात्रा महिला महाविद्यालय है, गर्ल्स कॉलेज है, इसलिए छात्राएं ही हैं हमारे यहाँ पर, तो छात्राओं को भी लगता है अच्छा ये तो ऐसे हो सकता है। तो उसको एक तो रोचकता
उसमें लाई जाए। दूसरे सरलता। तीसरी चीज है वातावरण को थोड़ा हल्का करके तब अपने पाठ्यक्रम को, अपने पाठ्य विषय को प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि जो इस वय में मस्तिष्क होता है वो उतना परिष्कृत नहीं होता है कि एकदम से गूढ़ ज्ञान को समझ सके। तो पहले माहौल बना करके, वैसा वातावरण तैयार करके, छात्र को मानसिक रूप से तैयार करके तब जब विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से छात्राएं भी आनंद लेती हैं, समझती हैं और उसको जो है अच्छी तरीके से आत्मसात करती हैं। वे सभी उपाय अपनाए जाने की आवश्यकता है जिनसे संस्कृत की वैज्ञानिकता भी प्रमाणित हो सके और उसका महत्व भी। भाई कोई भी कार्य जब करते प्रयोजन बिना मंदो बिना प्रवर्तते, तो उसके पीछे होता है ये हम क्यों कर रहे हैं। जिस दिन ये समझ में बात आ जाएगी कि हम संस्कृत इसलिए पढ़ रहे हैं, या संस्कृत पढ़ कर तो थोड़ा सा तो उसको करियर से भी जोड़ने की आवश्यकता है, और वो एक अलग विषय है, उसके भी कुछ पॉइंट मैं यहाँ पर अवश्य लूंगी। चूंकि बात चल रही है संस्कृत के कैसे रुचि जागृत हो, तो जैसे मैं बताऊं कि संस्कृत में पात्र परिधान प्रतियोगिता, अब सजने संवरने का शौक तो सबको होता है, तो पात्र परिधान प्रतियोगिता करवाया, उसमें संवाद भी बुलवा दिए। अब उसमें क्या हुआ, कोई दुर्वासा बन रहा है, कोई कर्ण बन रहा है, कोई गौतमी बन रहा है, तो प्रियंवदा अनसुईया तो सजने संवरने के शौक के साथ वो उच्चारण भी किया, संवाद भी बोला, तो बोलने की, उसको प्रस्तुत करने की ऐसा आत्मविश्वास जो है जागृत होता। एक वर्तमान समय जो सोशल मीडिया और स्मार्टफोन है, ये तो बहुत ही इसमें सहायता करते हैं रुचि जागृत करने में। व्हाट्सएप का ग्रुप बना करके उसमें जो संस्कृत के प्रचार प्रसार, संस्कृत के विकास या उत्थान या संस्कृत के संदर्भ में जो कार्य जहां भी अच्छे हो रहे हैं, उससे संबंधित जो पोस्ट हैं या जो समाचार हैं, उनको जो है उस पर भेज करके उससे भी अच्छा संस्कृत में ऐसा भी हो रहा है, तो इस तरीके से उनको जो संस्कृत में नवाचार हो रहे हैं, उन नवाचारों से अवगत करा करके उनमें रुचि उत्पन्न कर दी जाए। क्योंकि इस जो उच्च शिक्षा के स्तर में उनको अक्षरशः नहीं पढ़ाना होता, मैं तो हर दिन क्लास में कहती अक्षरशः नहीं पढ़ाना होता, उनको रुचि जागृत कर देनी होती है, उनको वो मार्ग दिखा देना होता, वो चल तो खुद पढ़ेंगे। तो शिक्षक का कार्य इस स्तर पर यह होता है कि उनमें वो रुचि जागृत कर दे, वो मार्ग दिखा दे, जिस मार्ग पर उनको चलना है चल तो वे खुद पढ़ेंगे। वो युवा शक्ति जितनी भी योजनाएं हैं सब युवाओं से शुरू होती हैं, क्योंकि युवा में ही वो शक्ति होती है, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए सक्षम होता है। तो इस तरीके से, और लोक गीत गायन, अब तो संस्कृत में हर विधा में गीत लिखे जा रहे हैं। जो हमारा समय था, उस समय में आचार्य बाबूराम अवस्थी जी हुआ करते थे, लखीमपुर जनपद के, झा जी जानते होंगे। उस समय, अब तो हर विधा लिखी जा रही, उस समय उन्होंने लोकगीत लिखे थे, जिसमें सोहर भी था, बन्ना भी थी, बन्नी भी था, भजन भी था, मंगल भी थे, होली भी था। हम लोग इसका लोकगीत गायन ढोलक पर करवाते थे अपने महाविद्यालय में। और जो 4-5 जयंती कार्यक्रम, संस्कृत के 4-5 कार्यक्रम ही मुश्किल से साल भर में होते हैं। एक तो अपना संस्कृत दिवस होता है, कालिदास जयंती होता है, वाल्मीकि जयंती होती है और गीता जयंती होती है। इन अवसरों पर हम उनका कार्यक्रम छात्राओं से करवाया करते थे, बहुत रुचि से छात्राएं भाग लेती थी। और आज भी मैं सीधे ऐसे नहीं पढ़ाती, सूत्र भी क्या, कभी कभी क्या होता है कि जैसे शास्त्रार्थ तो नहीं समझेंगे इस उसके बच्चे, हमने बना दिया उनको, एक को बना दिया जो है जिसको जो आपत्ति उपस्थित करता है, और एक को बना दिया जो उसका समाधान करता है। और जहां पर इस तरीके की चीजें आती हैं तो वो दोनों बोलते, फिर बाद में बताते हैं कि यही शास्त्रार्थ होता है और यही वाद प्रतिवाद होता है। तो इस तरीके से रुचि जागृत करके आप कुछ भी गंभीर से गंभीर चीजें जो है उसको आत्मसात करा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। वस्तुतः निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि ये संपूर्ण जो व्यवस्था है, जैसे कि आनुष्ठानिक के शिक्षा पद्धति में हमको सिर्फ पढ़ाया जाता है कि जैसे कि किताब में लिखा हुआ होता है। जैसे मैंने खुद भी पढ़ी थी बचपन से, 8वीं कक्षा से ही मेरी संस्कृत जो भाषा है उसका अध्ययन हुआ था। तो उसमें देखा जाता था कि सिर्फ किताबी जो माहौल होता है उसी हिसाब से बच्चों को ढाला जाता था। परंतु जब आगे बढ़ते चले तो फिर जो देखा कि प्रायोगिक रूप से अगर शिक्षण विधि को हम अपनाए तो फिर अवश्य ही उसमें सफल हो सकते हैं।
और जो है कलात्मक हो सकता है। अगर अगर कलात्मक हो तो उस हिसाब से अगर संस्कृत को अध्ययन करे तो अवश्य ही हम छात्रों को भी आगे ले जा सकते हैं, रुचि वर्धन कर सकते हैं। यही निष्कर्ष आपसे हमें प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी। और इसके चलते मेरे मन में और एक प्रश्न का उत्थापन हो रहा है, कौतूहल जागृत हो रहे हैं। जैसे आप जैसे परम विभूतियों के सानिध्य से हम लोगों को बहुत कुछ प्राप्त होता है और हम सब उपकृत होते हैं। और महोदया जी, अभी हम आपके एक निजी व्यक्तिगत जीवन के साथ संपर्कित एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। जैसे कि क्या आपको अपने छात्र जीवन में ऐसी किसी परिस्थिति का सामना करना पड़ा जिससे आपका संस्कृत अध्ययन त्यागने की स्थिति बनी हो? और अगर ये ऐसी स्थिति आई थी तो आपने कैसे उसका समाधान किया? कृपया हम सबको अपनी इस व्यक्तिगत जीवन की बात को साझा करते हुए उपकृत कीजिए। नमस्ते। देखिए, साहित्य जगत से जुड़े लोगों का निजी कुछ भी नहीं होता है, और ये तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा रही कि अध्ययन आरंभ करने के बाद कभी त्यागने की नौबत, कुछ भी त्यागने जैसी नौबत नहीं आई। क्योंकि एक तो जो पारिवारिक वातावरण था वो बहुत शिक्षित और सभ्य और शिष्ट था, तो इसलिए। और दूसरी चीज ये थी कि उसमें अभिभावकों की एक भूमिका होती है, बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चे के पालन पोषण में। तो अभिभावक जब तक वो मतलब जानने वाली नहीं थी, तब तक तो माता पिता के द्वारा और एक बड़ी बहन के द्वारा मुझे मेरा मार्गदर्शन किया गया। और जब मैं स्वयं जब से जानने वाली हुई कि करियर क्या होता है, पढ़ाई क्या होती है, तो उसके बाद से इतनी जागरूक हो गई। तो मेरा सपना बन गया, मेरा शौक था संस्कृत का शिक्षक बनना। शिक्षक बनना मेरी हॉबी थी। मैं आज भी एक शिक्षक ही बने रहना चाहती हूँ। और हुआ क्या कि फिर उसके बाद में लेकिन इतना नहीं सोचा था कि मैं प्रोफेसर बनूंगी। बस उस समय इतना था कि संस्कृत का शिक्षक बनूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी, एक संस्मरण बताना चाहूंगी। संस्कृत के का करियर चुनने की नौबत तो बहुत बाद में आई। कक्षा 5 से पहले की ही भी बात है। तो एक श्लोक याद कराया था मेरी बड़ी बहन ने। वो श्लोक था, राज्याभिषेके जलमानयन्त्या हस्ताच्युतो हेम घटो युवत्या सोपान मार्गे चकरोति शब्दम टटम टटंटम टटटम टटंटम। तो भाई उस समय तो मैंने याद कर लिया, जो कोई आता था उसको सुनवाया जाता था। मैं छोटी सी थी, खुदक के सुनाती थी। बाद में जब मैं पढ़ाने लगी तब मैंने देखा कि ये श्लोक तो रघुवंशम में श्री राम के राज्याभिषेक के समय का है। तो उस समय बहुत शुद्ध भी नहीं याद था। तो मुझे लगा कि वास्तव में ये यहाँ से तो मुझको जिसने सिखाया था, मैंने उसको फोन करके बताया अपनी बड़ी बहन को कि जो बचपन में आपने मुझे श्लोक याद कराया था, जो कोई आता था उसके सामने सुनवाती थी, वह श्लोक आज हमने रघुवंशम में पढ़ा और उसका शुद्ध ये है और इसका अर्थ ये है। तो इस प्रकार से मेरे सम्मुख कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आई कि मुझे संस्कृत को त्यागना पड़े। और अब तो मैं सोच भी नहीं सकती, अब तो संस्कृतम मम जीवनम है। एक बार मन में विचार आया था एजुकेशन से एमए करने का, नया नया खुला था, उन्नाव में थे उस समय हमारे पिताजी। तो एजुकेशन से एमए करने का विचार आया था, लेकिन फिर उनका ट्रांसफर हो गया, स्थानांतरण हो गया। तो मेरा भविष्य संस्कृत में लिखा था और मैं संस्कृत में ही आगे बढ़ती गई। ये आपके उसका जो जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। वस्तुतः जब हम कुछ ठान ले तो उस पर अगर हम अपना सर्वस्व दे, और जैसे कि तप होता है, छात्र का जीवन में एक तपस्या होना चाहिए कि हम कुछ करने के लिए लक्ष्य साधन करें तो फिर जो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा।
तो इस तरह से आपने भी बहुत अच्छी तरह से अपने जीवन को संवारा, बहुत अच्छी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आज हम सबके सम्मुख विराजमान है। तो ये हम सबका सौभाग्य है और ये बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया कि किस तरह से हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी। अभी मैं इसके लिए अगला जो प्रश्न उत्थापन करने वाले हैं आदरणीय डॉक्टर दीपिका जी, मैं महोदया जी को अनुरोध करती हूँ कि वो अपना प्रश्न उत्थापन करें यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सारिका जी। प्रस्तुत आपने और महोदया जी ने सत्य ही कहा कि उत्साह वनाह मानवा नाव से दमती कर्म, जिनके हृदय में उत्साह हो रहा है वे मानव कठिन से कठिनतम कार्य के आने पर हिम्मत न हार अपने अदम्य साहस के साथ कार्य को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करते हैं। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए महोदया जी से अपनी एक और जिज्ञासा का प्रश्न करना चाहूंगी कि भारतीय समाज में महिलाओं की जो स्थिति सदैव एक समान होकर अत्यधिक आरोह अवरोह से युक्त दिखाई देती है, जिसका प्रभाव हमें प्रत्येक काल, देश और सब परिस्थिति में भारी भांति दृष्टिगोचर होता है। महोदया जी, जिस समय आपने अपनी उच्चतर शिक्षा दीक्षा को प्राप्त किया, उस समय के समाज में नारी उच्च शिक्षा की भागीदारी बहुतायत रूप में दिग्दर्शित नहीं होती है। अतः स्वाभाविक है कि एक स्त्री के रूप में सामाजिक, आध्यात्मिक, व्यक्तिगत तथा भविष्यगत कुछ चुनौतियां अवश्य ही रही होंगी और उन सारी चुनौतियों को स्वीकार कर अपने परिवारीजनों के सहयोग से आपने सफलता से प्रसिद्धि प्राप्त की है। वस्तुतः 21वीं सदी की नारी के समक्ष ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं, उनके उचित निराकरण हेतु आपसे मार्गदर्शन की अपेक्षा थी। जी दीपिका जी, इतने भी पुराने समय की नहीं हूँ जहां पर कि शिक्षा दीक्षा के अवसर स्त्रियों को ना मिलते हो। हालांकि हमसे पीछे की जो पीढ़ी थी, आर्य समाज की स्थापना के साथ स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा के लिए द्वार खुल गए थे और उन्हें उतनी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ा जितनी चुनौतियों का सामना उससे पूर्व में करना पड़ा था। चुनौतियां सामाजिक और वैयक्तिक और पारिवारिक चुनौतियों की आपने बात की, तो मैं तीनों पर क्रमशः अपनी बात रखती हूँ। सामाजिक चुनौतियां बहुत कुछ प्रभावित नहीं करती हैं, क्योंकि समाज है क्या? व्यक्ति और परिवार, व्यक्तियों का समूह, परिवार कई परिवार, समाज। तो सामाजिक चुनौतियां उतनी प्रभावित नहीं करती हैं। यदि पारिवारिक सहयोग मिलता रहता है और वैयक्तिक दृढ़ता हो तो सामाजिक परिस्थितियां उतना प्रभावित नहीं करती। हाँ, पारिवारिक स्तर पर कुछ बिंदु प्रभावित करते हैं। एक तो आर्थिक पक्ष प्रभावित करता है, तो उस संदर्भ में तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही। लेकिन हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में तो अनुभव इस चीज का नहीं किया, लेकिन शिक्षक के रूप में जो हमारे संपर्क में छात्राएं हैं उसमें मैं इन चुनौतियों का अनुभव बहुत करती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि छात्राओं के सम्मुख आर्थिक पक्ष आड़े आ जाता है और वे आगे बढ़ने से रुक जाती है। दूसरी चीज ये है, जहां यदि पता लग जाता है तब तो उसका समाधान कर लिया जाता है, लेकिन नहीं पता लग पाता है तो फिर वो उनकी जो है यहाँ पर से पढ़ाई बंद भी होने की स्थिति आ जाती है। दूसरी चीज होती है घर परिवार के लोग, तो उसमें स्त्रियों के सम्मुख चुनौतियां हैं, क्योंकि विवाह के पूर्व तो ऐसी कोई बात नहीं होती है, क्योंकि सभी माता पिता चाहते हैं कि मेरी बच्ची, बेटी, पुत्री आगे बढ़े। लेकिन विवाह के पश्चात थोड़ी सी यदि संयुक्त परिवार है तो ये संभावनाएं रहती हैं कि कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु इस विषय में भी जहां तक हमारा अनुभव है, तो वो अनुभव ये है कि यदि घर के जो मुख्य लोग हैं, घर परिवार के मुख्य लोग हैं, वे यदि थोड़ा समर्थन करते हैं, थोड़ा सहयोग करते हैं, थोड़ा सपोर्ट करते हैं, तो त्याग तो अवश्य करना पड़ता है। यानी आपको अपने अध्ययन के लिए अपने समय में से समय निकालना पड़ता है, लेकिन फिर भी सब कुछ दोनों से के तालमेल से और सामंजस्य से, समन्वय से चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में जो है, ये पारिवारिक स्थिति की बात हुई। और व्यक्तिगत चुनौतियों में भी दो चीजें आती हैं, एक तो संस्था और दूसरा स्वास्थ्य। क्योंकि कभी कभी बहुत कुछ चाह कर नहीं कर मिलता है,
उसके दो कारण ही होते हैं, क्योंकि कभी उड़ने की स्थिति होती है तो चलने भी नहीं दिया जाता है, कभी चलने की सामर्थ्य नहीं होती है तो भी दौड़ा दिया जाता है। तो ऐसी स्थितियां बनती हैं जीवन में, लेकिन वही है, कुशल प्रबंधन से और समुचित सामंजस्य से सब कुछ ठीक ठीक चलता रहता है और सभी के लिए समान अवसर होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उसमें जिसका जितना हौसला होता है उतना व्यक्ति वो आगे बढ़ जाता है। एक छोटा सा दो पंक्तियां हैं कि आसमान सबके हिस्से में है बराबर, हौसला तय करता है कि किसका कितना है, तो मेरे हिस्से में जितना था वहां तक मैं पहुंची हूँ। लेकिन मैंने ये अनुभव किया है कि छात्राओं के, एक छात्रा थी कई साल पहले की बात, उसका विवाह हो गया, केवल वाइवा शेष था। उसके परिवार वालों ने उसे मौखिकी परीक्षा नहीं देने दी। मैंने कहा बेटा एक बार लेके आओ अपने पति को, अपने हस्बैंड को, अपने घर वालों को मुझसे मिलवाओ जो ये तय करे कि तुम्हें वाइवा दिलवाना है। लेकिन उसका वाइवा छूट गया। उस दिन से मुझे ये लगा था कि हाँ, स्त्रियों के जीवन में चुनौतियां तो हैं, पर यह है कि जहां तक संभव हो अपने व्यक्तिगत आत्मविश्वास से, अपने व्यवहार से उन परिस्थितियों से तालमेल बैठा ले तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है और सब हो जाता है। बस सब कुछ तो अपने अनुसार वैसे भी नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपने सत्य ही कहा, कालिदास ने भी कहा है, मालिकाग्नि मित्रम में हमें एक कथन प्राप्त होता है, अर्थम सत्यधम सहायवानेव दृश्यम तमसि न पश्यति दीपेन विना स चक्षुरपि। वस्तुतः कोई सहायक हो वही व्यक्ति विघ्न बाधा कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार से चक्षु युक्त व्यक्ति दीपक के बिना अंधकार में स्थित वस्तु को नहीं देख सकता, तो यहाँ पर आपने दीपक भांति हम सभी को ज्ञान दिखाया है और अभी हमारी बहुत सारी हम सभी की जिज्ञासाएं हैं और अपने कम समय में अपनी जिज्ञासा का यहाँ पर शमन करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए सादर प्रणाम। जी धन्यवाद आदरणीय जी। और अभी प्रश्न उत्थापन करने के लिए हम यहाँ पर सविनय अनुरोध करते हैं आदरणीय डॉक्टर सरिता श्रीवास्तव जी का। महोदया जी, आप अपना प्रश्न का उत्थापन कीजिए। नमो नमः। सादर महोदया, आप भी के जिज्ञासा तो सारे प्रश्नों की आवाज नहीं आ रही है जी। आदरणीय सरिता जी, आपकी आ रही है? हाँ जी, आप आ रही है बात में? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ तो इसी में महोदय मेरा एक मतलब एक जिज्ञासा कि वर्तमान में आपसे जुड़े हुए बहुत से शिष्य या शिष्या हैं जिनको आपने संस्कार दिया है, वे क्या वर्तमान के किसी प्रकार का कोई योगदान या कार्य इस तरीके का कर रहे हैं? जी सरिता जी, थोड़ा थोड़ा मैं आपका प्रश्न ये समझ पाई हूँ कि मुझसे जुड़े हुए जो मेरे शिष्य या शिष्याएं हैं वे वर्तमान में क्या संस्कृत के लिए कुछ योगदान कर रहे हैं, शायद ऐसा प्रश्न था। तो देखिए, छात्राओं की तो बात ये है कि मतलब लड़कियों के विवाह हो जाता है, उसके बाद वे कभी कहीं भी चली जाती, तो जितनी छात्राएं संपर्क में हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हैं वे तो सब संस्कृत के लिए बहुत ही कटिबद्ध हैं, आप ये समझ लीजिए। जो कार्यरत हैं किसी संस्थान में तो वो तो उस प्रकार से, और जो कार्यरत नहीं हैं वे अपने बच्चों को वैसा ही संस्कार दे रही हैं। ये समझ लीजिए कि पहले बैच से लेकर के अब तक जो छात्राएं संपर्क में हैं तो प्रायः विशेष अवसरों पर अभी भी वे मुझसे मार्गदर्शन चाहती हैं, और जब कभी उनका मुझसे कुछ जानने के लिए फोन आता है
तो सचमुच अपना भी उत्साह और ऊर्जा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर 35 वर्ष पूर्व का छात्र आज भी कुछ पूछता है तो निश्चित रूप से कुछ तो ऐसा रहा होगा कि आज भी वो मुझसे मार्गदर्शन की अपेक्षा करता है। और कई हमारी जो माने भूतपूर्व छात्राएं हैं, वो कोई प्रिंसिपल है, कोई शिक्षक है, कोई प्राइमरी में है, कोई इंटर कॉलेज में है, इस तरीके से कई छात्राएं। उसमें की कुछ छात्राएं जो है संस्कृत भारती से जुड़कर, क्योंकि जब मैं पहले संस्कृत भारती के वो कराया करती थी शिविर, तो उससे संस्कृत भारती के माध्यम से जो है वो संस्कृत की दिशा में इतना आगे बढ़ गई, वो मील का पत्थर है। और उनमें ऐसी ऐसी छात्राएं हैं, जैसे रोजगार की बात करते हैं संस्कृत में, एक छात्रा नाम नहीं लूंगी, उसकी स्थिति ये थी लखनऊ तक उसके पास बस से जाने का किराया नहीं होता था, तो हम लोग मिला के पैसे देते थे तो वो बस से जाती। आज वो छात्रा बेंगलोर तक फ्लाइट से जाती है। इस तरीके से संस्कृत के क्षेत्र में छात्राएं जो है वो हमारी शिष्याएं जुड़ी हुई हैं। और अब तो शिष्याओं की भी शिष्याएं और संतान जो है वो इस स्थिति तक पहुंच चुकी हैं जो कि संस्कृत के लिए कर रही, नहीं संस्कृत के लिए कर रही, तो भारतीय संस्कृति और संस्कारों के संरक्षण की दिशा में जो है अग्रसर है। और जब किसी छात्रा का फोन इस तरीके से आ जाता है कि मैम आप बहुत प्यार करती थी, या पक्षपात नहीं करती थी, या आप गुरु माँ हैं, तो वास्तव में इतना वात्सल्य भाव से भावित हो जाता है मन कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि यही ऊर्जा है। शिष्य गुरु का गुरुत्व तो किससे है? छात्र से है। मैं कभी भी नहीं ये बात कहती, क्लास में भी जाकर मैं सबसे पहले कहती हूँ कि मेरा महत्व तुम लोगों से है, जब तक आप लोग संतुष्ट नहीं होगे तब तक मेरा कोई मतलब नहीं। तो भरसक प्रयास रहता है कि मैं छात्राओं से जुड़ी रहूं, और जब भी उन्हें मेरी आवश्यकता पड़े तब भी मैं उनके साथ रहूं। मैं हमेशा कहती हूँ अहर्निशम सेवा में, क्लास में, क्लास से बाहर कॉलेज में, कॉलेज से बाहर घर में, और कभी ना कभी किसी भी समय जो है आप मुझसे संपर्क करके मैं यदि आपका कुछ भी मार्गदर्शन कर सकती हूँ तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वो हमारे जो महाविद्यालय की हैं, संस्था की हैं, उसके अलावा भी संस्कृत में जिसे कोई भी मार्गदर्शन चाहिए होता है उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार रहती हूँ, हर समय तैयार रहती हूँ, निस्वार्थ और निःशुल्क। बहुत आवाज आ रही है सरिता जी की। समस्या हो रही है जी। सागरिका जी, जी। तो आपका जो प्रश्न है वो मैं ही उत्थापन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो अंतर्जाल की समस्या हो रही है। सागरिका जी कंटिन्यू। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो दूसरा जो प्रश्न है आदरणीय सरिता जी का, तो उनका कहना है कि महोदया जी, भविष्य में किसी ऐसी कोई योजना है जिससे संस्कृत से इतर लोगों को जोड़ा जा सके, और संस्कृत से रोजगार समस्या का जो कोई हल हो तो वो हल निकाला जा सके, ऐसा जो प्रश्न है उनका है। जी सागरिका जी, ये अभी रिटायरमेंट में लगभग 4 वर्ष हैं, उसके लिए मैंने सोच रखा है। अभी एक तो इच्छा मेरी है मेघदूत का चित्रानुवाद करने की, और वो मेरी इच्छा बहुत पहले की है। वो कहाँ से आई ये मैं आपको बताऊं। मैंने अपने महाविद्यालय में 1-2 बार छात्राओं से संस्कृत चित्रकला प्रतियोगिता करवाई, तो उसमें कोई श्लोक दिया, उसका चित्र बनाना था। तो एक बार मैंने श्लोक दिया था, वो जो है शकुंतला की विदाई का समय का, जिसमें की है कि पुराने पत्ते गिरा करके लताएं जो है वो कर रही हैं। ये श्लोक है आपका, उद्गीर्ण दर्भ कवला मृगी परित्यक्त नर्तना मयूरी अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्ति अश्रूणीव लता। इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए थे छात्रों ने, आज भी मेरे पास सुरक्षित हैं। कभी मैं फोटो खींच कर लाऊंगी तो मैं भेजूंगी झा जी को, आप लोग देखेंगे। और एक बार मैंने कराई थी ये शिशुपाल वधम का एक श्लोक दिया था, जिसमें नारद जी उतर रहे हैं आकाश मार्ग से, तो वो कभी जो है पुंज लगता है, ज्योति का समूह लगता है, और कभी कुछ, फिर जब अवयव स्पष्ट होते हैं तो पता चलता है अमुम नारदम इत्यबोधि। दोनों बार इतना सुंदर परिणाम आए, इतने सुंदर चित्र आए थे। उस दिन से मेरी इच्छा, लेकिन मुझे कोई चित्रकला का व्यक्ति तो मिले। तो संस्कृतेतर विषयों व्यक्तियों को जोड़ने के लिहाज से
एक बहुत अच्छा ये है। लेकिन अभी तक मुझे जो चित्रकला की मैडम थी वो रिटायर हो गई थी, उसके बाद अभी परमानेंट कोई आया नहीं, तो मुझे भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मेरा इसमें सहयोग करे। तो एक तो मेरी ये इच्छा है। दूसरी मेरी इच्छा है वास्तु को आगे बढ़ाने की, क्योंकि वास्तु के मैंने व्यावहारिक भी वो देखे हैं, परिणाम भी देखे हैं और कुपरिणाम भी देखे हैं। और कहीं भी मैं किसी का कोई कार्य होते देखती हूँ तो होने से पहले मुझे लगता है इसको सही करवा दूं, तो मैं अभी भी करवा देती हूँ। और कई लोगों ने उसको माना है, यहाँ तक कि बोरिंग उखड़वा करके, बदलवा करके और अपना मकान बनवाया था। तो इस तरीके से तो उस कार्य को भी मेरी बड़ी इच्छा है कि इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगी, जो वास्तु को। और इसके अलावा में जो है व्हाट्सएप पर कोचिंग तो उसको शब्द नहीं कहेंगे, लेकिन कोई भी अगर संस्कृत से संबंधित कोई जिज्ञासा का शमन करना चाहता है, समाधान चाहता है, तो वो मैं एक ग्रुप बना करके जितने भी क्लास हैं, ये मेरा रिटायरमेंट के अभी तो क्या करती हूँ, अभी भी छुट्टियों में मैं ऐसे कर लेती हूँ, सारे सब्जेक्ट को एक ही लिंक भेज देती हूँ, सारी छात्राएं जुड़ जाती हैं और उस पर चीजें कर लेती हूँ। लेकिन ये एक मेरा भविष्य में योजना है कि ऐसे ग्रुप बना करके उससे जो है घर बैठे में जो मुझसे मार्गदर्शन चाहेगा बिना किसी निस्वार्थ भाव से, ये हमने एक करने का सोचा है। और एक संस्कृतेतर को कैसे जोड़े, इसके लिए जब मैं कोई भी महाविद्यालय में अपने कार्यक्रम करती हूँ तो केवल संस्कृत विषय के लिए नहीं करती हूँ, संस्कृत विभाग से करती हूँ, लेकिन पूरे महाविद्यालय के लिए वो ओपन रहता है। उसमें कोई भी, चाहे वो परिसंवाद हो, चाहे संस्कृत गीत गायन हो, चाहे लोकगीत गायन हो, चाहे प्राविधिक कार्यशाला हो, जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब संस्कृत तथा समस्त पूरे महाविद्यालय के लिए होते हैं। तो संस्कृतेतर लोग भी उसमें अधिकाधिक भाग, कई बार तो ऐसा होता है संस्कृत की छात्रा ना आकर के संस्कृतेतर छात्रा उसमें स्थान प्राप्त कर लेती है, ऐसी भी स्थितियां आ जाती हैं। एक और वो है कि जैसे हिंदी का कवि सम्मेलन है, हिंदी के कवि सम्मेलन में जब संस्कृत का काव्य पाठ करते हैं तो उससे भी हम संस्कृतेतर लोगों को, ये भी अभी मैंने किया है हाल ही में कि हिंदी का कवि सम्मेलन था, तो उसमें मैंने अपनी संस्कृत में प्रस्तुति दी। तो इस तरीके से संस्कृतेतर लोगों को भी एक और चीज है कि जैसे जो शुभकामना संदेश है विशेष अवसरों पर, वो हम संस्कृत में भेज सकते हैं। तो उसमें फॉरवर्ड किए हुए नहीं कि कोई भी उठाया शुभ जन्मदिनम तुभ्यम भेज दिया, अपने भाषा में अपना ऑडियो या वीडियो अगर आप किसी संस्कृतेतर को संस्कृत भाषा में भेजते हैं तो निश्चित रूप से वो उसमें जुड़ेगा। तो और जो संस्कृत की ज्ञानवर्धक चीजें हैं उनको जो है उनसे उनको अवगत कराया जाए कि अच्छा संस्कृत में ये भी, अगर कोई साइंस का व्यक्ति है, मैथ का व्यक्ति है, उसको संस्कृत में विज्ञान की बात बताई जाए, संस्कृत में गणित की बात उसको बताई दिखाई जाए, अच्छा संस्कृत में गणित, तब उसको समझ में, हमें तो पता है संस्कृत सर्वम प्रतिष्ठितम, लेकिन तब उसे भी पता चला अच्छा संस्कृत में गणित भी है तो गणित भी पढ़ना चाहिए। एक चीज मेरे मन में हमेशा रहती है कि मैं केवल संस्कृत संभाषण की पक्षधर नहीं, कभी भी नहीं रही, क्योंकि हमारा माध्यम हिंदी है तो संस्कृत संभाषण की पक्षधर नहीं हूँ, लेकिन संस्कृत के ज्ञान के प्रचार प्रसार और उसके विकास उन्नयन के लिए हमेशा मैं कटिबद्ध रही हूँ और रहना चाहती हूँ। एक मैंने अभी शुरू किया है और आगे भी करने की, अंग्रेजी मीडियम का कोई भी बच्चा, हमारे पास में एक मैडम है मिले घर में, तो वो अंग्रेजी की कोचिंग पढ़ाती हैं, तो मैंने उनको कह दिया है अंग्रेजी मीडियम का कोई भी बच्चा 8th तक संस्कृत होती है, कुछ भी जानना चाहे अपनी संकोच मेरे घंटी बजा दीजिए और मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे वो जो भी जानना चाहेगा मैं उसे बता दूंगी। तो इस तरीके से इन चीजों को अभी तो कुछ कुछ कर पाती हूँ क्योंकि अभी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, संस्था भी में भी बहुत काम रहता है, लेकिन भविष्य में मैं इन चीजों को जिनकी बात मैंने की है मैं इनको विकसित रूप में करने का प्रयास करूंगी। और यहाँ पर एक चीज और करना चाहूंगी, ये इसलिए नहीं कि मैं जानवी के अंतर्गत बोल रही हूँ इसलिए, या मैं सारस्वत निकेतन के बैनर तले इसलिए नहीं, कुछ नाम मैं यहाँ जरूर लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं वैसा करना चाहती हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए जो लोग कर रहे हैं उनका नाम यहाँ जरूर अवश्य लिया जाना चाहिए। एक तो जो आपका जानवी है ये वर्ल्ड का प्रथम ई जर्नल है, और दूसरी चीज जो है इसमें जो प्रथम वेबिनार हुआ था, ये हुआ था, मुझे स्मरण आ रहा 13 अप्रैल 2020 को वेबएक्स पर जानवी की ओर से प्रथम वेबिनार हुआ था, दूसरा हुआ था 26 अप्रैल को, उसके बाद संभवतः 3 मई को हुआ था। तो यहाँ से वेबिनार की श्रृंखला
तो जो संस्कृत के क्षेत्र में इस तरीके के कार्य कर रहे हैं, ऐप निर्माण में आपका जो है जम्मू के प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, ब्लॉग लेखन में संस्कृत संस्थानम के जगदानंद झा जी, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई तो इन लोगों से अवश्य जुड़ी रहूंगी। जो लोग संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए इतने कार्य कर रहे हैं, उनके साथ जुड़कर मुझसे जो संभव होगा वो मैं बराबर करती रहूं, आजीवन करती रहूंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। सही कहते हैं, जब सत्संग का हम लोगों को सानिध्य मिलता है तो हम लोग और भी प्रेरित होते हैं, और साथ ही आगे बढ़ने का जो एक हौसला होता है वो हम लोगों को आयास रूप से ही मिल जाता है। और आप अपने जीवन को सार्थक बनाते हुए और आगे का जो सोच कर रखे हैं आपने, तो वो तो सच ही एक बहुत बड़ा भव्य रूप लेने वाला है। और ये जो भारतवर्ष है, ये भारतवर्ष विश्व गुरु के स्तर पर उन्नीत होने वाला है, ये तो दिखाई पड़ रहा है। और हम लोग के आपके वाणी से ही और भी उपकृत हो गए हैं और भी उत्साहान्वित हो गए हैं, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। आप इसी तरह से हम लोगों को अपना सानिध्य और वाणी से प्रेरित करते रहे, यही हम लोग एक चीज चाहते हैं। जी जी सागरिका जी, एक चीज अभी आपने इसमें एक पॉइंट रह गया था कि आपने करियर को लेके भी बात की थी, तो जी करियर को लेकर के बहुत ही संक्षेप में, क्योंकि समय मैं देख रही हूँ पर्याप्त हो गया है, इसमें जैसे आजकल चल रहा है बहुत स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास, तो संस्कृत में जो हमारे ललित कलाएं हैं, उपयोगी कलाएं और ललित कलाओं के रूप में जो विभक्त है, तो शिल्प कलाएं हैं, तो ये सब क्या है, कौशल का विकास ही तो है। तो इस तरीके से बस उस ज्ञान को खोज निकाल करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता। पत्रकारिता है, सेना में धर्मगुरु का एक पद है, लेकिन इन सब के लिए संस्कृत को सतही नहीं, संस्कृत का सम्यक अध्ययन होना चाहिए। शिक्षक प्रोफेसर जिसको सभी जानते हैं, एक अनुवादक जिसमें भाषांतरण, ये भी इस समय बहुत उभर कर आने वाला इसमें जो है भविष्य और संभावनाएं हैं करियर की दृष्टि से। योग और आयुर्वेद में तो 10 गुना है, और बहुत सारी संस्थाएं योग के डिप्लोमा डिग्री दे रही हैं, और अयोध्या, काशी और वृंदावन वगैरह जो है वो आयुर्वेद के उसके कथावाचक के डिप्लोमा और डिग्री दे रहे हैं। कथावाचक और कर्मकांड, इनमें भी करियर है कि कर्मकांड की भाषा इसको यूं ही नहीं कहते, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत मंत्र संस्कृत में ही पढ़े जाते हैं, कुछ भी हो, तो इसमें को भी अपना करियर बनाने में कोई मतलब एक दृष्टि से बुराई नहीं होगी। ज्योतिष, जितने सफल व्यक्ति हुए हैं किसी भी क्षेत्र में, जैसे लोग अपने वकील रखते हैं, जैसे इनकम टैक्स के वकील, वैसे उनके ज्योतिषी भी वो हायर करके रखते हैं जो समय समय पर उनको गाइड करते हैं। तो ज्योतिष के क्षेत्र में भी बहुत संभावना है। ब्लॉग और ऐप निर्माण की बात अपने भी की थी, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ऐप निर्माण कर सकते हैं, और यूट्यूबर बन सकते हैं, और अपना कोचिंग सेंटर चला सकते हैं। तो इस तरीके से संस्कृत में करियर बहुत है, और बस अपनाने की और उसको कार्य रूप में परिणत करने की चीज है। बस मुझे लग रहा है बात भी कह देनी चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। ये जो आयाम जितने सारे हैं, इन सभी आयामों के ऊपर जो काम करे अगर हम लोग के, वो भी एक तप के रूप से अगर काम करते रहे तो अवश्य ही हम लोग आगे और भी सफल होंगे। और संस्कृत का जो प्रचार प्रसार है और संस्कृत के प्रति जो रुचि है, उस रुचि को हम लोग जन साधारण के मुख पर ही सबके मुखमंडल पर ही हम ला सकते हैं, वाणी पर हम लोग कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जी। और इसके बाद हम अभी प्रश्न श्रृंखला समाप्त हो रही है। बस हम अभी विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं, हमारे जो पूज्यवर गुरु जी है माननीय डॉक्टर विपिन कुमार झा महोदय जी अपना उद्बोधन यहाँ पर उपस्थापन करें। ओम नमस्ते। वस्तुतः मेरी आवाज क्लियर है? जी नेटवर्क की थोड़ी समस्या चल रही है इस कारण से। वस्तुतः कहा जाता है क्योंकि जब तक हम अपना रंगमंच पर जब तक अपना प्रस्तुति अपनी नहीं दे देते हैं, तब तक आत्मतोष नहीं होता है, मन में शंकाएं रहती है। तो ये सेशन जो सीजन 2 जो हमने प्रारंभ किया था, तो हम यही कर रहे थे, क्योंकि जल्दबाजी में निर्णय लिया गया
जो कि महोदय को भी बहुत अधिक समय नहीं दिया गया था, क्योंकि हम जिस तरह से चर्चाएं करेंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं था कि एक इंटरव्यू साक्षात्कार हो जाए और वीडियो शेयर किया जाए। इसका उद्देश्य हमेशा से ये रहा है कि समाज के लिए हम कुछ दें, समाज उससे कुछ प्रभावित हो, समाज कुछ इससे हासिल कर सके और अपना पथ प्रदर्शन उसका हो सके। तो हम अब अंत में यही चिंतन कर रहे थे कि आज हमने क्या पाया। तो इसी के संदर्भ में हम मूल्यांकन के क्रम में हम देख रहे थे जो कि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, बहुत सारी जिज्ञासाएं रखी गई, और एक एक करके जो प्रश्न के उत्तर जो के रूप में जो हमें प्राप्त हुए हैं, उन्हें अध्यवसाय यात्रा तो हमने प्रारंभ में ही देखी थी। उसके बाद स्त्री की जो अकादमिक चुनौतियां रही हैं, स्त्री के जीवन में जो अकादमिक चुनौतियां जो प्रारंभ से लेकर के अभी तक हैं, कमोबेश गांव भर में अभी भी देखे जाते हैं। बहुत सारी सामाजिक मर्यादाएं होती हैं, उनको हम बंदिशें नहीं कहेंगे, सामाजिक मर्यादाएं होती हैं, उनके कारण से बहुत तरह की समस्याएं जो है उनको लेकर के, और कहाँ तक हमारा समाज धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है शिक्षा को लेकर के, वो हमारे समक्ष प्रस्तुत है, और इन्होंने जिस तरह उपस्थापन किया वह स्पष्ट होता है। इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ था अवसाद को लेकर के, और उसका उत्तर भी बहुत सहज रूप से बताया गया कि गीता को के संदर्भ में को देते हुए जो बताया गया कि तो अवसाद हो क्यों, और अगर हो तो उसका समाधान हो सकता है। उसमें एक बात जो कही गई, जो कि अगर आप समय पर समुचित कार्य कर लेते हैं तो कभी भी अवसाद नहीं होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोगों को ध्यान देना चाहिए इस बात पर। जो हमारा कार्य जब का है उस समय में अगर कर लेते हैं तो कोई समस्या है ही नहीं। इसके साथ साथ छात्राओं के उत्कर्ष के संदर्भ में क्या क्या अभिकल्पना की गई, आदि आदि चर्चा की गई। इसके साथ साथ उन्होंने आगे के संदर्भ में कहा जो कि आगे क्या इनका इनकी योजनाएं क्या है, जिसमें कि मेघदूतम का चित्रात्मक जो प्रस्तुति है, इसके साथ साथ वास्तु को लेकर के, इसके साथ साथ जिज्ञासा प्रशमन स्थली एक बहुत ही अच्छा प्रकल्प है जो आगामी छात्रों के लिए बहुत ही उपादेय होगा, जो कि ज्ञान परंपरा को हस्तांतरित कर पाएंगे। इसके साथ साथ संस्कृतेतर व्यक्तियों के लिए ये क्या करना चाह रही हैं, इनके संदर्भ में कवि सम्मेलन के माध्यम से किस तरह संस्कृत के लिए कार्य कर सकती हैं। इसके साथ साथ शुभकामनाओं ऑडियो के रूप में भेज करके, या संस्कृत परक जो ज्ञान परक बातें हैं उनको व्हाट्सएप आदि ग्रुप के माध्यम से। इसके साथ साथ कौशल विकास को लेकर के तो इन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की, जो हमें सहज रूप से देख सकते हैं संस्कृत के क्षेत्र में कितना कुछ हो सकता है इसको लेकर के। इसके साथ साथ संस्कृत के जो अलग अलग कार्यकर्ता हैं, आज भी हम देखते हैं कि इतने व्यक्ति काम करने वाले हैं संस्कृत को लेकर के, लेकिन एक वेबसाइट आप ढूंढिए जो कि उनके बारे में पूरी जानकारी दे, आपको नहीं मिलेगा। हमें याद आ रहा है जो कि एक हमारी स्टूडेंट हुआ करती थी, वो बनाना चाह रही थी जो देशभक्ति के प्रक जिनका योगदान रहा है देश हित में, उनकी एक लिस्टिंग हमें मिले, और वो एक जगह कहीं एकत्र नहीं मिलेगा, चिटपुट चिटपुट बहुत जगह मिलते हैं। तो इस तरह का जो इन्होंने कहा है, ये सब बहुत सारी बातें आज हमारे लिए उपादेय रहे, और निश्चित रूप से आज का जो यह अंतर्वीक्षा जो रही है, संस्कृतांतर्वीक्षा, यह अपने आप में महत्वपूर्ण रही है और छात्रों के लिए उपादेय यह होगी, यह हमारा पूरा विश्वास है। इसलिए हम महोदय के प्रति आभार तो व्यक्त करते ही हैं, साथ साथ ये संपूर्ण टीम को, क्योंकि आप सबको इसके लिए हमने निवेदन किया था जो कि आप लोग समय से सब कार्य संपादित करें, और समय से ये कार्य संपादित हुआ। तो उसके लिए सभी समस्त टीम को, क्योंकि आप लोग निरंतर कार्य करते ही रहेंगे, इसलिए आपको और भी विशेष रूप से धन्यवाद आभार व्यक्त करना जरूरी है। और महोदया को पुनः प्रणाम, धन्यवाद। यह कार्यक्रम जो है अब शांति मंत्र के साथ सागरिका जी समाप्त करें। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। और इसी के साथ हम अपनी ओर से आप सभी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हुए अभी शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा क्वचित् दुःख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को पुनः एक बार सादर वंदन अभिनंदन। और इसी के साथ ये जो संस्कृतांतर विक्षा जो सत्र यहाँ पर जो आयोजन किया गया था उसका समाप्ति होती है। और आप सबको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। ओम।